Hello friends, R&D पब्लिकेशन पाथ ऑफ अ सिंपल टेक्निक्स में आप सबका स्वागत है। इस चैनल के जरिए हम बेसिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स को एक बहुत ही सिंपल एंड इजी टेक्निक के जरिए समझेंगे और सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, क्लास 4 शुरू करने से पहले एक नज़र क्लास 3 के रिवीजन पर। क्लास 3 अकाउंटिंग टर्म्स, ग्लोसी ऑफ कमर्शियल टर्म्स, जिसमें सबसे पहले प्रोप्राइटर, बिजनेस, प्रोफेशन, फर्म, कैपिटल, drawings, transactions and business dealing, goods and merchandise, purchase, sales और turnover। फ्रेंड्स, क्लास 3 में हमने इन 10 टर्म्स के बारे में डिस्कशन करा था। अब आगे की टर्म्स के लिए आगे चलते हैं। क्लास 4 परचेज रिटर्न, when goods already purchased are returned back to the suppliers, it is known as purchase returns or returns outward। क्लियर है कि जब कोई गुड खरीदा जाता है और खरीदने के बाद उसको सप्लायर को वापस कर दिया जाता है किसी जेन्युइन रीज़न के तहत, कोई डिफेक्ट है, कोई स्पेसिफिकेशन गलत है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसको परचेज रिटर्न्स कहते हैं। परचेज रिटर्न्स को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है सेल्स रिटर्न। सेम एज अबव, बस फर्क इतना है वो परचेज पे है और ये सेल्स पे। चलिए पढ़ते हैं। When goods already sold are returned by the customer, it is known as sales return or return inwards। क्लियर है कि कोई माल बिक चुका हो और वो किसी जेन्युइन रीजन के तहत कस्टमर से वापस आ गया हो, उसकी स्पेसिफिकेशन सही नहीं हो या कोई और रीजन हो सकता है, राइट, उसको हम सेल्स रिटर्न कहेंगे और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड्स भी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है कैश ट्रेड एंड कैश ट्रांजैक्शंस। पढ़िए। When goods are bought or sold by a trader for hard cash, it is called cash trade। सिंपल है कि अगर कोई गुड्स खरीदा या बेचा जाता है, किसके लिए? हार्ड कैश के लिए, है ना। जैसे कैश सेल हो गई, कैश परचेज हो गई, जिसमें हम कैश पेड कर रहे हैं या कैश रिसीव कर रहे हैं, है ना, उस ट्रेड को हम कहते हैं कैश ट्रेड। सिमिलरली कैश रिसीव और कैश पेमेंट, अगर हम कोई बिजनेस एक्टिविटीज से रिसीव करते हैं या पेमेंट करते हैं कैश का, जिन एक्टिविटीज में कैश इन्वॉल्व है, पेमेंट में और रिसीव में, इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शंस। जैसा कि लिखा है कि सिमिलरली अ रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ कैश फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटी इज अ कैश ट्रांजैक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है क्रेडिट ट्रेड एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। पहले पढ़ लेते हैं। When payment
for a goods purchased or received for goods sold is postponed date to some future date, it is called credit trade. Likewise, when receipt or payment for any business activity is postponed date, it is called credit transactions. है ना, ये भी सिंपल है कि अगर कोई परचेज गुड्स की परचेज होती है या गुड्स रिसीव होता है ना, और सोल्ड होता है, गुड्स परचेज हो या सोल्ड हो, मगर उसका जो पेमेंट है वो पोस्टपोन्ड हो जाए फॉर फ्यूचर डेट के लिए, है ना, कि उधारी में हमने माल बेचा है या उधारी में माल खरीदा है, राइट, तो इसको कहेंगे क्रेडिट ट्रेड। इसी तरीके से रिसीव एंड पेमेंट, किसी को पैसा देना है या किसी से पैसा लेना है, अगर ये एक्टिविटी किसी बिजनेस में पोस्टपोन कर दी जाए फॉर फ्यूचर डेट के लिए, तो इसको कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। ओके, नेक्स्ट टर्म है डेटर्स। डेटर्स इज अ पर्सन हु हैज टू पे समथिंग फॉर द बेनिफिट्स he has received from others. He remains debtors so long as he owes something, right? As soon as he repay what he has to pay, he is no more a debtor. Debtors वो पर्सन है जो कुछ पे करे फॉर द बेनिफिट्स, जो उसने बेनिफिट्स हासिल करे हैं, जो उसने बेनिफिट रिसीव करे हैं, उसके एवज में वो कुछ पे करे किसको, जिससे उसने बेनिफिट्स हासिल करे हैं, राइट। और वो जब तक डेटर्स रहेगा, जब तक वो उस बेनिफिट्स को अपने पास रखेगा, राइट। इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए मैं डेटर्स को समझाना चाहूंगा कि डेटर्स आखिर होते क्या है। किसी एक्स फर्म से मैंने कोई माल परचेस करा, समथिंग मशीनरी समझ लीजिए, मशीनरी परचेस करी मैंने एक्स फर्म से, तो एक्स फर्म को मुझे पेमेंट करना है मशीनरी अमाउंट, राइट। तो एक्स फर्म के लिए मैं उसका डेटर्स हुआ, ठीक। और जब तक मैं उसका अमाउंट को पूरा पे नहीं कर देता, मशीनरी अमाउंट को पूरा पे नहीं कर देता, तब तक मैं उसका डेटर्स ही रहूंगा। जैसा ही मैं उस मशीन के अमाउंट को पूरा पेड कर देता हूं, फुल सेटलमेंट कर देता हूं, तो मैं उसका डेटर्स खत्म हो जाऊंगा, ठीक। आगे समझ में। और इन अदर वर्ड्स, रिसीविंग अमाउंट इज टर्म एज डेटर्स। जो रिसीविंग अमाउंट है उसको हम डेटर्स कहेंगे, जो डोनेट होता है DR से, इज द एब्जर्वेशन ऑफ डेटर्स, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट टर्म आती है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज अ पर्सन हु इज अ गिवर ऑफ सम बेनिफिट्स एंड टू होम द पेमेंट इज नॉट मेड, ठीक। So as the payment is not made to him against the benefit received from him, he remains the creditor of a business. As soon as he paid, he ceases to be a creditor. Donated CR is the observation of creditors. जैसा कि मैंने अभी आपको डेटर समझाया, उसी मिसाल से आप क्रेडिटर समझिए, ठीक। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? डेटर्स को मैंने आपसे कहा कि मैंने किसी एक्स कंपनी से कोई मशीनरी परचेस करी थी, उस मशीन की कॉस्ट को मुझे एक्स कंपनी को पेड करना है, तो एक्स कंपनी के लिए मैं डेटर्स हो गया, राइट। अब एक्स कंपनी उस मशीन को बनाने के लिए किसी वाई कंपनी से कुछ खरीदती है, मिसाल के तौर पे रॉ मटेरियल खरीदती है उस मशीन को प्रोड्यूस करने के लिए, उस मशीन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, राइट। बात समझ में आ गई? एक्स कंपनी
वाई कंपनी से जो मशीन मैंने खरीदी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदती है और उसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। मतलब जैसा मैंने कंपनी एक्स को पेमेंट नहीं करा था तो मैं उसका डेटर्स खिलाया, अब कंपनी एक्स ने कंपनी वाई को रॉ मटेरियल का पेमेंट नहीं करा है, राइट? तो एक्स कंपनी के लिए कंपनी वाई जो है वो क्रेडिटर्स कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक्स कंपनी पे कंपनी वाई की लायबिलिटी है कि उसको पेड करना है रॉ मटेरियल का अमाउंट, ठीक? और कब तक क्रेडिटर कहलाएगी? जब तक उस रॉ मटेरियल का फुल सेटलमेंट वो पेड नहीं कर देते, अपनी पूरी लायबिलिटी वो पेड नहीं कर देते, तब तक वो उसके क्रेडिटर्स कहलाएगी, ठीक? अब क्रेडिटर्स को हम डोनेट करते हैं सीआर से, ठीक? इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ क्रेडिटर्स। तो उम्मीद करता हूं कि डेटर्स और क्रेडिटर्स आप बहुत आसानी से समझ चुके होंगे। किसी एक्स कंपनी से अगर आप कोई माल खरीदते हैं और उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो एक्स कंपनी के लिए आप उसके डेटर्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स कंपनी को आपसे पेमेंट लेना है, राइट? आगे बैलेंस शीट जब हम बताएंगे आपको तो बैलेंस शीट के ये एसेट्स की तरफ डोनेट होता है, मतलब इंक्लूड होता है, सॉरी, क्योंकि हमें एक्स कंपनी को हमसे पैसा लेना है, एक्स कंपनी का पैसा हमारे ऊपर है। इसके अपोजिट साइड में किसी एक्स कंपनी ने कुछ रॉ मटेरियल या कुछ ऐसी चीज किसी वाई कंपनी से खरीदी हो और उसका पेमेंट नहीं करा हो तो एक्स कंपनी के लिए वाई कंपनी जो है वो उसकी क्रेडिटर होगी, वो लायबिलिटी साइड में शो ऑफ करेगी, राइट? सिंपल है। नेक्स्ट हम आती है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस or deduction made by the manufacturer or wholesaler to a trader or purchase who has to resell the goods and usually takes the form of a fixed percentage of the list price of the article sold. ट्रेड डिस्काउंट वो अलाउंसेस है, वो डिडक्शन है जो कोई मैन्युफैक्चरर डिडक्ट करता है, ठीक, ट्रेडर्स के लिए, है ना, जो आगे रीसेल के लिए कोई माल मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से खरीदता है। इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कोई होलसेलर अपना माल रिटेलर को बेचता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है। तो पेमेंट जल्दी लेने के लिए कि रिटेलर से पेमेंट जल्दी आ जाए, होलसेलर कुछ डिस्काउंट वगैरह रिटेलर को देता है कि आप इतनी क्वांटिटी अगर हम चलेंगे तो इतने % आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, ठीक? मींस अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को आप किसी होलसेलर से खरीदेंगे तो उसकी एमआरपी अगर 100 रुपए है तो होलसेलर रिटेलर से कहेगा कि आप एक नहीं, आप मुझसे 10 प्रोडक्ट खरीदिए तो 100 रुपए की एमआरपी पे मैं आपको 25% ट्रेड डिस्काउंट दूंगा। मींस अगर आप 10 आइटम आप उससे खरीदते हो एक की जगह तो वो 100 रुपए की ना मिलके आपको 75 रुपए की मिलेगी। 25% का ट्रेड डिस्काउंट या 10% का ट्रेड डिस्काउंट या 5%, वो वेरी करता है क्या आइटम है क्या आइटम नहीं है कंपनी के नॉर्म्स के तहत। लेकिन आपको जो मेरे को समझाना है वो ये है कि होलसेलर ट्रेडर रिटेलर्स को ये ट्रेड डिस्काउंट देते हैं फॉर बल्क क्वांटिटी के लिए और पेमेंट रिकवरी के लिए, ठीक? इसी के सिमिलर एक डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट, है ना? कैश डिस्काउंट को पढ़ते हैं। कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंसेस
or deduction made by a creditors to his debtors in consideration of the amount of debt being paid either immediately or within a specific period called a period of credit. ठीक, कैश डिस्काउंट क्या होता है? वो अलाउंसेस होते हैं और डिडक्शन होता है जो क्रेडिटर्स मेड करता है डेटर्स के लिए। ठीक है सर, मतलब क्रेडिटर्स जो है मेड करता है, क्रेडिटर्स उसमें से कम करता है डेटर्स को। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ सामान किसी से खरीदा है ना, कंपनी एक्स से मैंने कुछ सामान खरीदा। कंपनी एक्स से जब मैं सामान खरीदूंगा तो मुझे पेमेंट भी करना है। अब मैंने कंपनी एक्स से कहा कि मैं इस सामान का पेमेंट 1 महीने बाद करूंगा, 30 डे क्रेडिट पे मैंने सामान उठाया। अब कंपनी एक्स जो है मुझसे कहती है कि हम आपको 2% कैश डिस्काउंट देंगे, शर्त यह है कि आप 30 डेज की जगह 10 डेज में पेमेंट कर दें, या आप इमीडिएटली इसका पेमेंट कर दें तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा। ठीक, तो इसको कहते हैं कैश डिस्काउंट, ताकि कंपनी या होलसेलर इमीडिएटली रिटेलर से या अपने कंज्यूमर से पेमेंट रिसीव कर सके। तो उनको कुछ परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज पे कैश डिस्काउंट वो लोग देते हैं। एक क्रेडिट लिमिट बना देते हैं कि या तो आप 30 दिन के बदले 10 दिन में पेमेंट करिए तो मैं आपको 2% कैश डिस्काउंट दूंगा। तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ क्रेडिट। ठीक, यह कंपनी मुझसे कहेगी कि ऐसा है कि आप इमीडिएटली पेड कीजिए सब इस मटेरियल का पेमेंट, तो आपको 2% हम जो दे रहे थे 30 दिन की जगह 10 दिन के क्रेडिट पीरियड पे, आप अगर इमीडिएटली पेड करते हो तो मैं आपको 5% का डिस्काउंट देता हूं, 3% एक्सेस। तो इस चीज को कहते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में आपको फर्क मालूम। नेक्स्ट टर्म पर्सन। पर्सन को अगर हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें तो मीनिंग आता है व्यक्ति के, मगर बिजनेस के अंदर पर्सन की मीनिंग किसी इंडिविजुअल के हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट बॉडीज के हो सकते हैं, किसी पार्टनरशिप फर्म के हो सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के होंगे, लोकल बॉडीज एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब पर्सन जो है एक ग्रुप ऑफ बॉडी भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है अकाउंट्स। एन अकाउंट्स इज अ स्टेटमेंट एक्सप्रेस इन वर्ड्स एंड फिगर्स ऑफ द डीलिंग which have taken place between a business and its customer, right? तो अकाउंट क्या है? अकाउंट एक स्टेटमेंट है जिसको हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, फिगर्स में करते हैं। किस चीज का स्टेटमेंट है? डीलिंग का बिटवीन अ बिजनेसमैन एंड इट्स कस्टमर। आपको हम याद दिला दें कि हमारी फर्स्ट क्लास व्हाट इज अकाउंट में हमने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट क्या है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास मिस कर दी थी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले आप फर्स्ट क्लास देखें, फर्स्ट क्लास अटेंड करें, तो आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा कि अकाउंट होता क्या है। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही।
बाकी की आगे की टर्म्स हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हम लोगों को भेजते रहें। अगर कोई टॉपिक आप पहले पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके हम लोगों को बताएं, हम उसको प्रायोरिटी पे लेंगे।